नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग करियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर कोर्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम निम्नलिखित पॉइंट्स को कवर करेंगे: मांसपेशी, मांसपेशियों का वर्गीकरण, मांसपेशियों के प्रकार, हड्डी का वर्गीकरण, एक लंबी हड्डी की सकल संरचना, एक युवा हड्डी के पार्ट्स, डेवलपमेंट और हड्डियों का विकास, ऑसिफिकेशन के लॉ, लंबी हड्डी का विस्तार, हार्मोन के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मेडिको लीगल और एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, कार्टिलेज, हड्डी और कार्टिलेज के बीच तुलना, कार्टिलेज के प्रकार, कार्टिलेज के बीच की तुलना। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं मसल्स की। तो मसल्स एक नरम ऊतक है जो ज़्यादातर जानवरों में पाया जाता है। मांसपेशियों की कोशिकाओं में एक्टिन और मायोसिन के प्रोटीन फिलामेंट होते हैं जो संकुचन पैदा करते हैं, जो सेल की लंबाई और आकार दोनों को बदलता है। बल और गति उत्पन्न करने के लिए मांसपेशियां कार्य करती हैं। वे मुख्य रूप से मुद्रा बनाए रखने और बदलने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि आंतरिक अंगों की गति, दिल का संकुचन, पाचन तंत्र के माध्यम से, भोजन की गति क्रमानुकचन के माध्यम से। मानव वयस्क के शरीर के लगभग 40 से 50% योगदान जो है मांसपेशियों द्वारा दिया जाता है। मांसपेशियों के फाइबर्स और संयोजी ऊतक एक साथ होते हैं जो फैजिया में संलग्न होते हैं। इनके पास विशेष गुण होता है, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। मसल्स का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। विनमैन के विभिन्न मानदंडों के स्थान पर प्रकृति का उपयोग करके मांसपेशियों को वर्गीकृत किया गया है। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेशन, धारीदार मांसपेशियां वे मांसपेशियां जिनमें क्रॉस स्ट्रेशन होते हैं, इसलिए इसे स्ट्राइटेड मांसपेशियों के रूप में भी कहा जाता है। वे टेंडन द्वारा हड्डियों से जुड़े होते हैं। अनस्ट्रेटेड मसल्स वह मांसपेशी होती है जिसमें क्रॉस स्ट्रेशन नहीं होता है। वे चिकनी दिखती हैं, इसलिए इसे स्मूथ मसल कहा जाता है। अनैच्छिक के आधार पे यानी कि डिपेंडिंग अपॉन इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक पेशी अचेतन नियंत्रित होती है, जबकि स्वैच्छिक मांसपेशी सचेत नियंत्रित होती है। स्वैच्छिक मांसपेशी में कंकाल की मांसपेशी शामिल होती है जो हड्डियों और त्वचा से जुड़ी होती है। अनैच्छिक मांसपेशी में चिकनी पेशी शामिल होती है जो अंगों और हृदय की मांसपेशियों को जोड़ती है। कार्य के आधार पर स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल्स में डिवाइड है। आप ये राइट साइड में आप चित्र देख पा रहे होंगे 3 टाइप्स ऑफ मसल्स के। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ मसल्स टाइप्स की। मसल्स टाइप्स में स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, जो इनकी लोकेशन है, स्केलेटल मसल जो है बोन से अटैच्ड होती है। कार्डियक मसल जो है हार्ट से अटैच्ड होती है, हार्ट में होती है। स्मूथ मसल जो है आंतरिक अंग त्वचा की दीवारों पे पाए जाते हैं। अगर हम कार्य की बात करें तो स्केलेटल मसल जो है वो हड्डियों की गति में सहायक होता है। कार्डियक मसल हार्ट की धड़कन में, और स्मूथ मसल जो होता है वो आंतरिक अंग की गति में। आकृति पे अगर बात करें अपन तो ये लॉन्ग सिलेंडर होता है स्केलेटल मसल, फिर कार्डियक मसल जो है ब्रांचिंग होता है, और स्मूथ मसल जो है इस स्पिंडल शेप का होता है। अगर हम कंट्रोल मोड की बात करें तो स्केलेटल मसल जो होता है वॉलेंट्री होता है, कार्डियक मसल जो होता है इनवॉलेंट्री होता है, और स्मूथ मसल जो है भी इनवॉलेंट्री होता है। अगर हम इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इस जो स्केलेटल मांसपेशी के अंदर बहुत सारे हल्के और गहरे पट्टे के केंद्रक होते हैं। अगर हम हार्ट की बात करें तो धारीदार व 2 केंद्रक वाले होते हैं। अगर हम स्मूथ मसल की बात करें तो ये गैर धारीदार 1 केंद्रक वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की।
तो कंकाल की मांसपेशी ये शरीर के कंकाल घटकों के साथ निकटता से जुड़े हुए होते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे उनकी एक धारीदार उपस्थिति होती है और इसलिए उन्हें धारीदार मांसपेशी कहा जाता है। स्ट्रेटेड मसल भी कहा जाता है इनको। चूंकि इनकी गतिविधियां तंत्रिका तंत्र के स्वैच्छिक नियंत्रण के तहत होती है, इसलिए इन्हें स्वैच्छिक मांसपेशी के नाम से भी जाना जाता है। इनके कार्य ये जो हैं मुख्य रूप से लोकोमोटिव कार्यों में शामिल होते हैं। शरीर की मुद्रा में परिवर्तन करना, ये तनाव पैदा करते हैं। ये कोल्ड स्ट्रेस के दौरान भी गर्मी पैदा करते हैं। जोड़ों की स्थिरता प्रदान करते हैं। तो हम बात करते हैं विसरल्स मसल की, यानी विसरल्स मसल में आंत की मसल्स की। शरीर की खोखली आंत के अंगों की भीतरी दीवारों में स्थित होती हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आदि। ये किसी भी स्ट्रेशन का प्रदर्शन नहीं करते और दिखने में चिकने होते, इसलिए इन्हें चिकनी मांसपेशी यानी कि नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है। इनकी कोशिकाएं छोटी आकार की होती हैं, जिसमें एक एकल नाभिक उपस्थित होता है। इनके ऊतक अत्यंत विलक्षण होते हैं। इसकी गतिविधियां तंत्रिका तंत्र के स्वैच्छिक नियंत्रण के तहत नहीं होती है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक मांसपेशियों के रूप में जाना जाता है। उदाहरण स्वरूप पाचन तंत्र के माध्यम से परिवहन, भोजन परिवहन में, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के माध्यम से गैमेट की सहायता करते हैं। कार्य जो इनका फंक्शन है, अंग और रक्त वाहिकाओं की दीवारों को बनाते हैं। कार्डियक मसल, हृदय की मांसपेशी। ये हृदय की मांसपेशियां हैं। कई हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाएं एक हृदय की मांसपेशी बनाने के लिए शाखाओं में विभाजित होती हैं। उपस्थिति के आधार पर हृदय की मांसपेशियां धारीदार होती हैं। ये प्रकृति में इनवॉलेंट्री और क्योंकि तंत्रिका तंत्र सीधे इनकी गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करता है। हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स की। फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स में जो है हृदय की मांसपेशियों के कार्य, अनैच्छिक हृदय गति, इनवॉलेंट्री हार्ट मूवमेंट, हृदय को स्पंदन प्रदान करता है रक्त के प्रवाह में। कार्डियक मसल के कैरेक्टर स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल के समान ही होता है। इसका जो कैरेक्टर होता है स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल के समान ही होता है कार्डियक मसल्स का। हम बात करते हैं स्टेटेड मसल और नॉन स्टेटेड मसल और कार्डियक मसल के बारे में। तो स्टेटेड मसल्स जो है, स्टेटेड मजबूत मांसपेशियां अंगों में मौजूद शरीर की दीवार, जीभ, फेरिंग्स और एसोफेगस की शुरुआत धारीदार मसल में ये हो जाएगा। फिर नॉन स्टेटेड में जो है एसोफेगस, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ब्लैडर, रक्त वाहिकाएं, आँख की आइरिस, बालों की दाहिनी तरफ की मांसपेशी। जब हम बात करते हैं हृदय की, तो ये हृदय की दीवारों पे। फिर जो है लंबी, लॉन्ग सिलेंड्रिकल यानी कि लंबी और बेलनाकार उसमें होती हैं साइज में, और ये नॉन स्टेटेड जो है स्पेंडल शेप में होती हैं, और कार्डियक जो होते हैं शार्ट और सिलेंड्रिकल होती हैं। इसमें जो है स्टेटेड में फाइबर्स जो हैं उनके अनब्रांच्ड होते हैं, और नॉन स्टेटेड में जो है फाइबर्स जो हैं भी इसमें भी अनब्रांच्ड ही होते हैं, जबकि कार्डियक में जो है फाइबर्स ब्रांच्ड होते हैं यानी कि शाखा युक्त होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं स्टेटेड में, नॉन स्टेटेड में अनन्यूक्लिएटेड होते हैं, और फिर जो है कार्डियक में जो होते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसका जो है सार्कोलोमा द्वारा बाउंडेड होता है। ये जो है नॉन स्टेटेड जो है प्लाज्मा द्वारा जो है बाउंडेड होता है, और कार्डियक जो है प्लाज्मा द्वारा ही बाउंडेड होते हैं। ये जो होते हैं ये स्टेटेड लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। नॉन स्टेटेड में जो होते हैं लाइट और डार्क बैंड्स एब्सेंट होते हैं, और कार्डियक में जो होते हैं फेंट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। स्टेटेड में जो है कोई अन्य डिस्क नहीं होती है।
इसमें नॉन स्टेटेड में भी कोई अन्य डिस्क नहीं होती है, और कार्डियक में जो है डिस्क प्रेजेंट होते हैं। क्रेनियल तंत्रिका तंत्र से आपूर्ति की जाती है स्टेटेड में। नॉन स्टेटेड में जो है तंत्रिका तंत्र से आपूर्ति की जाती है, और हृदय में जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तंत्रिका आपूर्ति होती है। ब्लड की अगर हम सप्लाई की बात करें तो स्टेटेड में जो है ब्लड सप्लाई जो है ब्लड आपूर्ति प्रचुर मात्रा में है, और नॉन स्टेटेड में जो है रक्त की आपूर्ति की कमी होती है, और कार्डियक में जो है रक्त की आपूर्ति प्रचुर मात्रा में है। फिर स्टेटेड में तेजी से संकुचन होता है, नॉन स्टेटेड में जो है धीमा संकुचन होता है, और कार्डियक में तेजी से संकुचन होता है। फिर जल्द ही स्टेटेड जो है जल्दी ही कमज़ोर हो जाते हैं, नॉन स्टेटेड जो है उन्हें थकान नहीं होती, और कार्डियक मसल्स को भी जो है उसमें भी थकान नहीं होती है। स्टेटेड जो है वो स्वैच्छिक होते हैं, नॉन स्टेटेड जो है वो अनैच्छिक होते हैं, और कार्डियक भी जो है अनैच्छिक होते हैं। इसी से जुड़ा हम एक प्रश्न करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियां स्ट्रेटिफाइड और इनवॉलेंट्री होती हैं? दोस्तों आपके ऑप्शन है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ऑल ऑफ द एबोव। दोस्तों इसका सही आंसर है कार्डियक मसल। दोस्तों अब हम बोन्स के बारे में बात करेंगे कि बोन्स क्या होता है। सबसे पहले बोन्स का परिचय। हड्डियां जटिल ऊतक होती हैं, ये शरीर की एक कंकाल प्रणाली को बनाते हैं। ये मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में विकसित और डीजनरेट होते रहते हैं। ये विभिन्न खनिज तत्वों के भंडार हैं, जिनमें कि प्रमुख रूप से कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। ये विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये एमएलसी यानी कि मायोसिन लाइट चेन में आवेदित होते हैं। ये मांसपेशियों के साथ हड्डियों का लोकोमोशन में भी मदद करते हैं। एरिथ्रोपोएसिस में हड्डियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दोस्तों डेवलपमेंट क्लासिफिकेशन यानी कि जो है बोन्स के वर्गीकरण में ही अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, विकासात्मक वर्गीकरण। तो इसमें जो होता है मेम्ब्रेन बोन्स, कार्टिलेजिनस बोन्स, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स, सोमैटिक बोन्स, आंत की बोन यानी कि विसरल बोन। रीजनल क्लासिफिकेशन में ये अक्षीय कंकाल और अपेंडिकुलर स्केलेटन होती हैं। स्ट्रक्चरल की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में जो है माइक्रोस्कोपिकली कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी कैंसलस बोन। माइक्रोस्कोपली में जो है लैमिलर बोन, बोवेन बोन, फाइब्रस बोन, डेंटाइल, सीमेंट। अकॉर्डिंग टू शेप अगर हम बात करते हैं बोन्स की तो आकार के अनुसार लॉन्ग बोन जो है लंबी हड्डियों में एक लंबी शाफ्ट होती है जिसे डायाफैसिस के रूप में जाना जाता है, और दो विस्तारी छोरों पर एपीफाइसिस के रूप में जाना जाता है जो चिकनी और कलात्मक है। शाफ्ट में आमतौर पर तीन सतह और तीन सीमाओं से अलग होती हैं। इन्हें आगे वर्गीकृत किया गया है सामान्य लंबी हड्डियां, माध्यमिक एपीफाइसिस, उदाहरण जो है इसका ह्यूमरस है। लघु या छोटी लंबी हड्डियां केवल एक ही एपीफाइसिस होता है, जैसे उसका उदाहरण जो है मेटाकार्पल्स है। अब आप स्ट्रक्चर के माध्यम से फिर मॉडिफाइड लंबी हड्डियां हैं, इसमें कोई मॉड्यूलरी कैविटी नहीं होती है, उदाहरण के लिए क्लेविकल की जो हड्डियां हैं। अब आप स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं जो ये लॉन्ग बोन्स का दिया हुआ है। इसमें जैसे ये आप देख पा रहे होंगे ये कर्सर, ये है ये जो है हेड है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये लेसर ट्यूबरकल है, ये इंटीरियर बॉर्डर है, ये डेल्टॉइड ट्यूबोसिटी है, ये लेटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज है। यहाँ पे लेटरल एपिकोंडाइल आप ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कैपिटुलम ये नीचे साइड में है। ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है, ये मीडियल एपिकोंडाइल है, ये ट्रॉक्लिया है। इसी तरीके से जो आप देख पा रहे होंगे ये एक हाथ का दिया हुआ है
जिसमें कि लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होती हैं, इसमें कि कार्पस बोन्स में आपका स्क्वेफाइड एंड इसके जो ट्यूबरकल हैं, ट्रेपीजियम और इसके क्रेस्ट जो होता है ट्रेपेजॉइड, आप ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये। फिर फर्स्ट मेटाकार्पल आपको ये दिख रहा होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ मेटाकार्पल्स ये आप देख पा रहे होंगे। फिर ल्यूनेट, फिर कैपिटेट, फिर ट्राइक्वेट्रल, फिर पीजीफॉर्म, फिर आपको ये दिख रहा होगा मेरा कर्सर हेमेट एंड इट्स हुक। और ये आप फिफ्थ मेटाकार्पल ये देख पा रहे होंगे, ये फैलेंजेस है, ये फैलेंजेस है। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये एक जो है लॉन्ग बोन का चित्र है, जिसमें कि ट्रेपीजियस, लेटरल एंड डेल्टॉइड, स्टर्नोसेलिडोमास्टॉइड, मीडियल एंड कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, पेक्टोरलिस मेजर। अब हम बात करते हैं छोटी बोन्स की, यानी कि शॉर्ट बोन। इनकी आकृति आमतौर पर क्यूबाइडल, क्यूनिफॉर्म, ट्रेपेजॉइड और स्क्वेफाइड होती है। उदाहरण के लिए जो है टार्सल्स और कार्पल्स बोन्स की जो हड्डियां होती हैं वो छोटी बोन्स का उदाहरण है। अगर हम बात करें फ्लैट बोन की, तो फ्लैट बोन जो है वे सैलो और प्लेटों में मिलते जुलते हैं और शरीर के कुछ कैविटीज़ की सीमा बनाते हैं। उदाहरण के लिए आप स्कल की वॉल्ट बोन्स, पसलियों, स्टर्नम और स्कैपुला की जो हड्डियां होती हैं वो फ्लैट बोन होती हैं। आप ये इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगर हम बात करें इरेगुलर बोन की, तो इरेगुलर बोन इनकी जो है अनियमित आकार होते हैं। एग्जाम्पल के लिए वर्टिब्रा, हिप बोन और बेस ऑफ स्कल की जो हड्डियां होती हैं वो इरेगुलर बोन्स की उदाहरण है। अब हम बात करते हैं निमोटिक बोन की। निमोटिक बोन जो है इरेगुलर बोन्स में लार्ज एयर स्पेस होता है जो कि एपिथेलियम द्वारा लाइंड होता है। उदाहरण के लिए मैक्सिला, स्पेनाइड और एथमाइड ये स्कल को वजन में हल्का बनाते हैं, आवाज़ की गूंज में मदद करते हैं और इंस्पायर्ड एयर के लिए कंडीशनिंग चैम्बर के रूप में कार्य करते हैं। इस स्लाइड में निमोटिक बोन का चित्र दिखाया गया है, जैसे कि एथमाइड बोन आप देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं सीसामॉइड बोन की। ये बोन नोड्यूल होते हैं जो टेंडन और कैप्सूल से जुड़े हुए होते हैं। जन्म के बाद पेरियोस्टियम ऑसिफाइड नहीं होता है। उदाहरण के लिए पटेला और पीसीफॉर्म। जो इनका हम कार्य की बात करें तो प्रेशर का प्रतिरोध करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, मांसपेशियों को खींचने की दिशा में परिवर्तन करना, स्थानीय संचलन को बनाए रखने के लिए। एसेसरी सुपरन्यूमरी बोन्स, ये हड्डियां हमेशा मौजूद नहीं होती। ये ऑसिफिकेशन के अतिरिक्त केंद्रों से विकसित असंबद्ध इपिफाइसिस के रूप में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्विचरल की हड्डियां, स्विचरल बोन जिसे अपन बोलते हैं। बोन्स का वर्गीकरण में ही हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, यानी कि विकास का वर्गीकरण। मेम्ब्रेन, सबसे पहले मेम्ब्रेन हड्डियां, ये झिल्ली इंट्रामेम्ब्रेन या मेसेंकाइमल ऑसिफिकेशन में होती हैं और इस प्रकार मेसेंकाइमल कंडेंसन से बनती हैं। उदाहरण के लिए वाल्ट स्कल की हड्डियां और चेहरे की हड्डियां। कार्टिलेजिनस हड्डियां, ये कार्टिलेज इंट्राकार्टिलेजिनस और एंडोकोंड्रल ऑसिफिकेशन में हड्डी बनाने और इस तरह से कार्टिलेज मॉडल से प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए अंगों की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केज। मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस हड्डियां, ये आंशिक रूप से झिल्ली में और आंशिक रूप से कार्टिलेज में होती हैं। उदाहरण के लिए क्लेविकल, मैंडिबल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फेनाइड। सोमैटिक हड्डियां, अधिकांश हड्डियां सोमैटिक होती हैं। आंत की हड्डियां ये फेरेंजियल आर्क में विकसित होती हैं। उदाहरण के लिए हायाइड हड्डियां मैंडिबल के पार्ट और कान की ओसिकल्स। रीजनल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एक्सियल स्केलेटन में जो है
क्षेत्रीय वर्गीकरण में जो है अक्षीय कंकाल में खोपड़ी, वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केज में शामिल होते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटल में लिम्ब की हड्डियों को शामिल किया गया है। संरचनात्मक वर्गीकरण माइक्रोस्कोपली अगर हड्डी की वास्तुकला कॉम्पैक्ट और कैंसलस हो सकती है। कॉम्पैक्ट कौन? कॉम्पैक्ट हड्डी हाथी दांत के घनत्व की तरह होता है लेकिन अत्यंत छिद्रनुमा होता है। यह लंबी हड्डियों के कॉर्टेक्स में सबसे अच्छा विकसित होता है। यह झुकने और घुमाव बलों के अनुकूल होता है। हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यह एक कॉम्पैक्ट बोन का चित्र है जिसमें ऊपर के भाग को स्पॉन्जी बोन कहा जाता है, मध्य के भाग को मेडुलरी कैविटी कहा जाता है जिसमें थिक कॉम्पैक्ट बोन भी पाई जाती है। हम बात करते हैं कैंसलस या स्पॉन्जी बोन की। तो कैंसलस या स्पॉन्जी बोन ये हड्डियां ट्यूबरकुली में से बना होता है जो कि मेरो कंटेनिंग स्पेस जैसे कि मेडुलरी कैविटी कहा जाता है। ट्यूबिकुलर मेशवर्क के 3 प्राथमिक प्रकार होते हैं: मेशवर्क ऑफ रॉड एंड प्लेट्स, मेशवर्क ऑफ प्लेट्स। कैंसलस हड्डी कंप्रेसिव फोर्स के अनुकूल होती है। हड्डियों का निर्माण वजन में मजबूती, इलास्टिसिटी और हल्केपन लिए हुए होता है। अब हम बात करते हैं वुल्फ लॉ की। वुल्फ लॉ में हड्डी का बनना स्ट्रेस और स्ट्रेन के सीधे अनुपातिक होता है। 2 बलों अर्थात टेंसिल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स दोनों ही उचित परिस्थिति में अस्थिर निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। माइक्रोस्कोपिकली अगर सूक्ष्म परीक्षण के आधार पर हड्डियों को 5 श्रेणी में विभक्त किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। लैमेलर हड्डी अधिकांश परिपक्व मानव बोन्स कॉम्पैक्ट या कैंसलस नामक बोनी उत्तक की पतली प्लेटों से बनी होती है जिसे कि लैमेलर कहते हैं। इन्हें कैंसलस हड्डी में घुमावदार प्लेटों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट हड्डी कंस्ट्रक्टिव सिलेंडर में होती है। वोवन बोन जो है इसे भ्रूण की हड्डी या फ्रैक्चर की मरम्मत हड्डी के कैंसर में देखा गया है। कोलेजन फाइबर और हड्डी के क्रिस्टल रैंडिमल व्यवस्थित होते हैं। फाइबर्स बोन में यह युवा भ्रूण की हड्डियों में पाया जाता है, लेकिन यह रेप्टाइल्स और एमेफीबिया में अत्यधिक कॉमन है। डेंटिन ये दांतों में होता है। सीमेंट ये भी जो है दांतों में होता है। हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट बोन और कैंसलस बोन की। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो यह जो है लंबी कॉम्पैक्ट बोन जो है लंबी हड्डी के सॉफ्ट में यानी कि डायफाइसिस में, और ये जो है एपीफाइसिस में, लॉन्ग बोन में एपीफाइसिस में। लैमले की अगर आप बात करें तो हार्वेसियन सिस्टम की व्यवस्था बनाने में, और एक जो कैंसलस बोन जो है एक जाल काम में व्यवस्थित होती है, इसलिए हार्वेसियन सिस्टम मौजूद नहीं होते हैं। हम फिर बात करते हैं बोन मैरो की। तो बोन मैरो में जो है इसमें पीला जो प्यूबर्टी के बाद वसा का भंडारण करता है, यह प्यूबर्टी से पहले लाल होता है। और कैंसलस बोन में जो है रेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दानेदार श्रृंखला का उत्पादन करता है। अगर हम नेचर की बात करें तो कॉम्पैक्ट बोन का जो नेचर है कठोर और हाथी की दांत की तरह होता है, और कैंसलस बोन जो है वो स्पॉन्जी होता है। अब हम आते हैं डायफाइसिस। यह पेरिओस्टियम कॉर्टेक्स और मेडुलरी से बना होता है। पेरिओस्टियम यह एक मोटी रेशेदार झिल्ली है जो हड्डी की सतह के ऊपर कवर करती है। यह बाहरी फाइब्रस परत और एक आंतरिक कोशिकीय परत से बना होता है जो प्रकृति में ऑस्टोजेनिक होता है। पेरिओस्टियम को सर्पे फाइबर्स की सहायता से हड्डी के नीचे लगा होता है और टेंडन और लिगामेंट्स के जुड़ाव पर विशेष रूप से मजबूत होता है। पेरिओस्टियम में समृद्ध नर्व आपूर्ति होती है जो इस हड्डी को सबसे संवेदनशील हिस्सा बनाती है। कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो यह कॉम्पैक्ट हड्डी से बना होता है जो इसे सभी संभावित मैकेनिकल स्ट्रेन के सामना करने के लिए वांछित शक्ति प्रदान करता है। मेडुलरी कैविटी यह एंडोओस्टियम द्वारा पंक्तिबद्ध होता है।
ब्लास्ट या एंडोऑस्टियम मौजूद होते हैं जो हड्डी की मरम्मत और रिमॉडलिंग में मदद करते हैं। मेडुलरी कैविटी लाल या पीले बोन मैरो से भरी होती है। जन्म के समय सभी हड्डियों में लाल बोन मैरो होती है जो धीरे धीरे युवा अवस्था के बाद कुछ हड्डियों तक फैल जाती है। लाल बोन मैरो हेमेटोपोइसिस के लिए व्यापक रूप से जिम्मेदार होता है। प्यूबर्टी के बाद लाल बोन मैरो लंबी हड्डियों के एपिफाइसिस, स्टर्नम, पसलियों, इलियक क्रस्ट, वर्टेब्री, स्कल की हड्डियों में पाया जाता है। अगर हम एपिफाइसिस की बात करें तो यह हाइलिन कार्टिलेज से ढकी हुई कैंसलस हड्डी से बना है। यंग ग्रोइंग बोन के 4 भाग होते हैं अर्थात एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस प्लेट। एक सामान्य लंबी हड्डी के 3 भागों में स्थित होते हैं जो एपिफाइसिस ओसिफिकेशन को द्वितीयक केंद्रक बनाती है, जबकि डायाफाइसिस जो है साफ्ट ओसिफिकेशन का प्राथमिक केंद्र बनाती है। एपिफाइसिस एपिफाइसिस बोन के एंड और टिप का वो हिस्सा है जो ओसिफाई का सेकेंडरी सेंटर बनाती है, जिसे एपिफाइसिस कहा जाता है। एपिफाइसिस के निम्न प्रकार होते हैं। एपिफाइसिस प्रेशर, प्रेशर ऑफ एपिफाइसिस या एपिफाइसिस प्रेशर यह जॉइंट फॉर्मेशन के साथ वजन के संचरण में भी भाग लेता है, जैसे ह्यूमरस का ऊपरा छोर, रेडियस का निचला छोर, एटसेट्रा। ट्रैक्शन एपिफाइसिस, ट्रैक्शन एपिफाइसिस में यह नॉन आर्टिकुलर है और वेट बियरिंग में हिस्सा नहीं लेता। यह एक या एक से अधिक टेंडन्स के लिए लगाव प्रदान करते हैं। ट्रैक्शन एपिफाइसिस बाद में प्रेशर एपिफाइसिस से अधिक हो जाता है, जैसे कि फीमर और ह्यूमरस के ट्यूबरकल्स। एटिविस्टिक एपिफाइसिस यह फिलोजेनेटिकली एक स्वतंत्र हड्डी है जो मनुष्य के में दूसरे हड्डी से जुड़ी होती है, जैसे कि स्कैपुला और कोरकोइड की प्रक्रिया के थ्रू। एम्बेरेंट एपिफाइसिस ये हमेशा मौजूद नहीं होते, ये एक निश्चित समय अवधि के बाद दिखाई देते हैं, जैसे पहला मेटाकार्पल के सिर पर और अन्य मेटाकार्पल के आधार पर पेरिफाइसिस। डायाफाइसिस यह एक लंबी हड्डी का लंबा शाफ्ट होता है जो कि ओसिफिकेशन के प्राथमिक केंद्र से निकलता है। अब हम बात करते हैं मेटाफाइसिस की। तो मेटाफाइसिस डायाफाइसिस के एपिफिशियल अंत को मेटाफाइसिस के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक मेटाफाइसिस सक्रिय वृद्धि का जोन है। एपिफिशियल फ्यूजन से पहले मेटाफाइसिस को रक्त की आपूर्ति धमनियों के माध्यम से हेरोपिन बैंड से होती है। बच्चों में ऑस्टियोमाइलिटिस का सामान्य स्थान मेटाफेसिस ही है। एपिफिशियल प्लेट एपिफिशियल को मेटाफेसिस से अलग करती है। इसे कार्टिलेजिनस प्लेट्स में कोशिकाओं को प्रसार लंबी हड्डियों की लंबाई बढ़ने के लिए जिम्मेदार होता है। मिर्गी के संलयन के बाद हड्डी लंबाई में नहीं बढ़ सकती है। विकास उपस्थिति को एपिफिशियल और मेटाफिशियल धमनियों द्वारा पोषण किया जाता है। हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओसिफिकेशन ऑफ बोन की ही। तो ओसिफिकेशन केंद्रों द्वारा भाग लेता है, जिनमें से प्रत्येक एक बिंदु जहां नीचे की ऑस्टियोब्लास्ट की शुरुआत होती है। ओसिफिकेशन के केंद्र प्राथमिक या द्वितीयक हो सकते हैं। गर्भाशय के प्राथमिक केंद्र वे जो जन्म से पहले दिखाई देते हैं, आमतौर पर इंट्रायूट्राइन जीवन में 8वें सप्ताह के दौरान होते हैं, जबकि गर्भाशय के केंद्र जो जन्म के बाद विकसित होते हैं अपवाद के रूप में फीमर के निचले छोर और टीबिया के ऊपरी छोर के साथ होते हैं, जो इंट्रायूट्राइन जीवन के 9वें महीने के दौरान दिखाई देते हैं, जिसे कि ओसिफिकेशन के द्वितीय केंद्रक के रूप में भी जाना जाता है। ओसिफिकेशन का प्राथमिक केंद्र डायाफाइसिस बनाता है, जबकि द्वितीय केंद्र ओसिफिकेशन ओसिफिसिस एपिफिसिस बनाता है, एपिफाइसिस बनाता है। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस का फ्यूजन युवा अवस्था से शुरू होता है और 25 वर्ष की आयु तक पूरा हो जाता है, जिसके बाद हड्डी की अधिक वृद्धि नहीं होती। मेसोडर्मल मॉडल की हड्डी में बदलने को इंट्रामेम्ब्रेन या मेसेनकाइमल ओसिफिकेशन कहा जाता है और इन हड्डियों को झिल्ली कहा जाता है।
हड्डी में कार्टिलेजिनस मॉडल में प्रतिस्थापन को इंट्रा कार्टिलेजिनस या एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कहा जाता है और ऐसी हड्डियों को कार्टिलेजिनस हड्डियां कहा जाता है, यानी कि कार्टिलेजिनस बोन कहा जाता है। ऑसिफिकेशन के नियम। ऑसिफिकेशन का नियम कहता है कि ऑसिफिकेशन के द्वितीय केंद्रक जो पहले दिखाई देते हैं या अंत में जुड़ते हैं वे बाद में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इस लॉक के अपवाद में फिबुला का निचला छोर है। लंबी हड्डी का अंत एपिफिजियल फ्यूजन होता है, उसे बाद में बोन को बढ़ना या अंत कहा जाता है। ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन। लंबी हड्डी का विस्तार। कार्टिलेज एपिफिजियल प्लेट कोशिकाओं के गुणन से लंबाई बढ़ती है। पेरिओस्टियम की गहरी परत में कोशिकाओं के गुणन में हड्डी मोटाई में बढ़ती है। सतह और सिरों पर नई हड्डियों के जमाव से हड्डियां बनती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट द्वारा हड्डी के जमाव की इस प्रक्रिया को विपक्षी वृद्धि कहा जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं की मदद से अवांछित हड्डी को लगातार हटाया जाता है और इस प्रक्रिया को रीमॉडलिंग के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं हार्मोन के विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। हड्डियों को उचित वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन और हार्मोन आवश्यक है। विटामिन ए ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की गतिविधि, समन्वय और वितरण को नियंत्रित करता है। विटामिन की कमी से ऑस्टियोक्लास्ट की गतिविधि कम हो जाती है, जिससे कि क्रेनियल और स्पाइनल फोरामिना का आकार कम हो जाता है। आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है, जो प्रॉपर ऑसिफिकेशन में मदद करता है। कार्बनिक मैट्रिक्स के रखरखाव के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। हार्मोनल विकास। हार्मोन के एंटीरियर पिट्यूटरी की पर्याप्त मात्रा पैराथायरॉइड ग्रंथि में पैराथॉर्मोन और थायराइड ग्रंथि में कैल्सिटोनिन हड्डियों के उचित विकास के लिए आवश्यक है। मेडिकल, लीगल और एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो मेडिको लीगल परीक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना है कि हड्डियां इंसान की हैं या नहीं, चाहे वे एक या अधिक व्यक्तियों की हों। व्यक्ति की आयु, सेक्स, कद, मृत्यु के समय और कारण। इसी से जुड़ा हम एक प्रश्न करते हैं कि सीसामॉइड बोन्स का उदाहरण है ह्यूमरस, पटेला, फीमर, ऑल ऑफ द दीज। तो इसका सही आंसर है बी, पटेला। अब हम बात करते हैं कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज संयोजी उत्तक कोशिकाओं, कॉन्ड्रोसाइट्स और फाइबर, कोलेजन और पीले लोचदार फाइबर से बना होता है, जो फर्म जेल जैसे कि मैट्रिक्स से एम्बेडेड होता है और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से समृद्ध होता है। यह हड्डी की तुलना में बहुत अधिक लोचदार होता है। आप ये चित्र में देख पा रहे होंगे। हम बात करते हैं कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज में कोई रक्तवाहिका या लसिका नहीं होती है। कोशिकाओं का पोषण मैट्रिक्स के माध्यम से फैलता है। कार्टिलेज में कोई तंत्रिका नहीं होती, इसलिए यह असंवेदनशील होता है। कार्टिलेज एक रेशेदार झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसे कि पेरिकार्डियम कहा जाता है, जो संरचना और कार्य में पेरिओस्टम के समान होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज में कोई पेरिकार्डियम नहीं होता है, इसलिए चोट लगने के बाद इसका रीजनरेशन अपर्याप्त होता है। जब कार्टिलेज शांत हो जाते हैं तो कॉन्ड्रोसाइट्स मर जाते हैं और कार्टिलेज को उत्तक की तरह हड्डी द्वारा बदल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। बोन, हड्डी और कार्टिलेज की बीच की तुलना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोन हार्ड होता है और कार्टिलेज जो होता है दृढ़ होता है। बोन में जो है मैट्रिक्स में एक फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है जिसको ओसिन कहा जाता है। कार्टिलेज में
इसमें जो होता है कॉन्ड्रोट्रिन लचीलापन प्रदान करता है। मैट्रिक्स हड्डी में जो है मैट्रिक्स में कैल्शियम नमक होता है, कैल्शियम सॉल्ट होता है, जबकि कार्टिलेज में जो है कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है। हड्डी के पास तंत्रिका तंत्र आपूर्ति है जो कि प्रकृति में संवहनी है, और कार्टिलेज में जो है तंत्रिका तंत्र आपूर्ति नहीं होती है। बोन मैरो जो है इसमें प्रेजेंट होता है बोन में, और कार्टिलेज में जो है बोन मैरो एब्सेंट होता है। विकास केवल ऑपोजिशन सतह बयान द्वारा है, जबकि कार्टिलेज में जो है विकास केवल ऑपोजिशन और इंटरस्टियल यानी कि भीतर के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की। कार्टिलेज के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, नेमली जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा होता है फाइब्रो कार्टिलेज, और तीसरा होता है इलास्टिक कार्टिलेज। कंपेरिजन बिटवीन कार्टिलेजेस, कार्टिलेज के बीच की तुलना। इसमें हम बात करेंगे हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। लोकेशन के आधार पर जो है कार्टिलेज लंबी हड्डियों, स्टर्नम, पसलियों, नाक और कुछ लैरेंजियल के जोड़ों कार्टिलेज पाए जाते हैं उसमें। फाइब्रो कार्टिलेज जो हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, टेम्पोमैंडिबुलर जोड़ों और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाए जाते हैं। लोचदार कार्टिलेज यानी कि इलास्टिक कार्टिलेज जो है तो पिन्ना में, बाहरी श्रवणमास में, यूस्टेशियन ट्यूब, एपिग्लॉटिस्ट, आयनेटाइड उपास्थि के मुखर प्रक्रिया में। रंग के आधार पर अगर हम बात करें तो ये नीला सफ़ेद यानी कि ब्लूइश वाइट होता है, ये जो होता है चमकता सफ़ेद होता है फाइब्रो कार्टिलेज, और लोचदार यानी कि इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है पीले रंग का होता है। दिखावट में अगर हम बात करें तो चमकदार या परभासी होता है कार्टिलेज, और तंतु कार्टिलेज यानी कि फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है वो ओपेक होता है, और लोचदार कार्टिलेज यानी कि इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो ये भी ओपेक होता है। फाइबर के आधार पर अगर अपन बात करें तो बहुत पतले मैट्रिक्स के रूप में कुछ अपवर्तक सूचकांक होने के कारण ये दिखाई नहीं देते। तंतु कार्टिलेज यानी कि कई सफ़ेद फाइबर होते हैं, और लोचदार कार्टिलेज होते हैं कई पीले रेशे होते हैं। मतलब इलास्टिसिटी की बात करें तो ये लचीला होता है। ये जो है फाइब्रो कार्टिलेज जो है अधिक दृढ़ होता है, और लोचदार कार्टिलेज बहुत ज़्यादा लचीला होता है। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये एक फाइब्रो कार्टिलेज का चित्र है जिसमें कि इंट्रावर्टिब्रल डिस्क होती है। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये एक हेलिन और इलास्टिक कार्टिलेज का चित्र है जिसमें कि हॉयड बोन और एपिग्लॉटिस्ट और थायराइड दिखाई दे रहा है। आइए अब इसी से जुड़ा हम एक प्रश्न कर लेते हैं कि फाइब्रो कार्टिलेज में पाया जाता है स्टर्नम, इंटरवर्टिकल डिस्क, लैरिंक्स, एपिग्लॉटिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंटरवर्टिबल डिस्क। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।